हेलो गाइस दोस्तों, अगर आप हमारी सीरीज स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप इस इंट्रो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इंट्रो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं या बीच में से हमारी सीरीज को देख रहे हैं। उनके लिए हेल्पफुल है। मैं बता देता हूं कि ये जो सीरीज है किस किस के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले यही जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने हमारी वीडियो को चूज किया है तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। ठीक है, ये 3 लोगों के लिए हेल्पफुल है ये सीरीज। फर्स्ट, जिस भी किसी को एनएसएम सीरीज 5 का एग्जाम देना है, आपको पता होगा कि अगर आपको इंडिया में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको एनएसएम सीरीज 5 का एग्जाम देना मैंडेटरी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये उनके लिए हेल्पफुल है। सेकंड, जो कोई एग्जाम तो क्लियर कर चुका और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी है लेकिन उसके कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको कोई बेसिक नहीं बताएगा कभी भी। आप आगे इंडस्ट्री में हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हो, तो बेसिक अगर आपको क्लियर करने, अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ाना है तो भी ये वीडियो आपके काम की है। थर्ड, आप ना तो आपको एग्जाम देना ना आपको म्यूचुअल फंड सेल करने, कभी ना कभी आप खरीदने की तो सोचोगे ना, क्योंकि आने वाला टाइम आपको पता है कि सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में हमारे पास इंडिया में, वो म्यूचुअल फंड है। तो अगर जब तक आपको उसका क्लियर नहीं होगा बेसिक, तो आप परचेज करोगे भी तो आपको पता नहीं होगा आपने सही किया गलत किया। फिर तो जो आपको जो बताएगा आप उसके अकॉर्डिंग परचेज करोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पता लग गया कि आपके कैसे हेल्प करेगी ये सीरीज। तो वीडियो पूरा देखना अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हैं। तो अगर नहीं आते तो आप वीडियो को स्किप करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 9। ठीक है, और मेरा गला थोड़ा सा अभी देखो वॉइस में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, तो आप थोड़ा माइंड मत करना। लेकिन हाँ, आपको क्लियर सब कुछ होगा, समझ में सब कुछ आएगा आपको, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टर सर्विसेज। आज का चैप्टर भी आपका बड़ा प्रैक्टिकल होने वाला है, आपको बहुत सारी चीज नई नई चीज सीखने को मिलेगी, तो इसलिए ध्यान से सुनना और आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इससे। ठीक है, एनएफओ प्रोसेस क्या होता है? एनएफओ प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा, इक्विटी शेयर मार्केट में इशू होते हैं तो आईपीओ आता है। आईपीओ पूरी बनता है कि पेटीएम का आईपीओ आ गया, जोमेटो का आईपीओ आ गया। ठीक है, इस तरह की आपने सुना होगा एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। इसी तरीके से अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अपने नए म्यूचुअल फंड इशू करती है तो उसको बोलते हैं एनएफओ, यानी कि न्यू फंड ऑफर। उसका प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, वो पूरा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए म्यूचुअल फंड एडवाइजर, कि एक्चुअल में एनएफओ काम कैसे करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। Units in a mutual fund scheme are offered to investor for the first time through a NFO। बता दिया मैंने आपको। The AMC decides on a scheme to take to market। ठीक है, AMC prepares the SID for the NFO which is approved by the trustees and the board of director of the AMC। मैंने क्या बताया था आपको? 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, SID, साई, किम। सबसे शुरू में आपका SID बनता है, जो अप्रूव करते हैं ट्रस्टीज और एएमसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद में द डॉक्यूमेंट्स आर देन फाइल्ड टू सेबी। जब ये यहां से अप्रूव हो जाते हैं तो ये सेबी के पास जाते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन सेड। आफ्टर अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टीज द सेम कैन बी ट्रस्ट इशूड इन द मार्केट। जब ये ट्रस्टीज से अप्रूवल हो जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल मिल जाता है एएमसी का, और सेबी से भी अप्रूव हो के आ जाते हैं, तब ये मार्केट में आते हैं। The AMC decides to a suitable time for the issue considering the market situation। AMC डिसाइड करती है कि कब उसको NFO लेके आना है। चलो, the AMC launches in its advertising and public relations campaign to make investor aware of the NFO in compliance with SEBI's advertising code। एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए AMC कंप्लीटली एडवर्टाइज करेगी ताकि लोगों को पता लग सके कि ये NFO आ रहा है मार्केट में। The AMC holds events for intermediaries and the press to make them familiar with the scheme, its unique feature, benefit for investor। ठीक है, ये भी वही बात हो गई। The scheme document and application form are distributed to market intermediaries and circulated in the market so that investor can apply in the NFO। जो स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है और एप्लीकेशन फॉर्म मार्केट में सर्कुलेट कर दिया जाता है इंटरमीडिएट के थ्रू, जिससे कि इन्वेस्टर अप्लाई कर सके। क्लियर, आगे बढ़ो। इन्वेस्टर प्लान्स एंड सर्विसेज, कितने तरह के प्लान्स होते हैं?
अगर कोई इन्वेस्टर अप्लाई कर रहा है तो उसको कौन कौन से मार्केट में प्लान्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट प्लान, अगर वो एएमसी के पास सीधा जाता है, किसी ब्रोकर को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी को इन्वॉल्व नहीं करता और सीधा जाकर परचेज करने लगता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लान। चलो रेगुलर प्लान, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मार्केट में म्यूचुअल फंड सेल होता है उसको रेगुलर प्लान बोला जाता है। ठीक है, आपका डायरेक्ट प्लान में थोड़ी रिटर्न ज़्यादा होती है बट आपके पास कोई एडवाइजरी नहीं होती। ठीक है, और रेगुलर प्लान में आपके पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की एडवाइजरी होती है, इसलिए रिटर्न थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी कम, ज़्यादा रेफरेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको रेगुलर एडवाइजरी मिलती है और आपकी जो जो बेनिफिट्स है, मतलब कंप्लीट आपकी केवाईसी से लेकर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी करना है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी पूरी पूरी हेल्प करता है। चलो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल डिविडेंड पे आउट। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल डिविडेंड पे आउट, द इन्वेस्टर रिसीव्स द डिविडेंड इन हिज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपको डिविडेंड मिलता है। हाउएवर प्लान डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर व्हेन अ डिविडेंड इज पेड। द एनएवी ऑफ द units falls to the extent the reduced NAV after a payout of dividend is called ex dividend NAV। जो भी डिविडेंड पेमेंट के बाद में NAV में गिरावट आती है उसको बोला जाता है एक्स डिविडेंड NAV। क्लियर क्लियर। वंस डिविडेंड इज अनाउंस्ड एंड अंटिल इट इज पेड आउट इट इज कॉल्ड अ कम डिविडेंड NAV। आपका डिविडेंड अनाउंस तो हो गया है बट पे नहीं हुआ, तो यानी कि जो NAV है उसमें कोई चेंज तो आया नहीं अभी तक। ठीक है, तो उसको बोला जाता है, उस अमाउंट को, उस NAV के अमाउंट को बोला जाता है कम डिविडेंड NAV। क्लियर क्लियर। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टर डज नॉट रिसीव द डिविडेंड इन हिज बैंक, यानी कि डिविडेंड कोई नहीं मिलता, वो दोबारा री इन्वेस्ट हो जाता है स्कीम में। द अमाउंट ऑफ री इन्वेस्टेड इन द सेम स्कीम एंड एडिशनल यूनिट्स आर अलॉटेड टू द इन्वेस्टर, यानी कि जो उससे उसको एक्स्ट्रा यूनिट्स मिलते हैं वो उसकी यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी उसने हेल्ड की हुई है उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, द री इन्वेस्टमेंट हैपन्स एट द एक्स डिविडेंड NAV। ठीक है, क्योंकि एक्स डिविडेंड NAV के बाद में, यानी कि डिविडेंड से जितनी भी आपकी यूनिट्स बढ़ी है उसके बाद की जो आपकी NAV आएगी उसको एक्स डिविडेंड NAV बोला जाएगा ना। ठीक है, क्लियर क्लियर। ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड दिया ही नहीं जाता। नथिंग इज रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, देयर इज नथिंग री इन्वेस्ट, द NAV वुड देयरफॉर कैप्चर द फुल वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट गेन्स। क्लियर। इसमें मतलब कि ग्रोथ ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, आपको डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, री इन्वेस्ट होगा, आपका ग्रोथ होती रहती है होती रहती है होती रहती है। क्लियर क्लियर। अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स टू यूनिट होल्डर्स, NFO में कब अलॉट हो जाती है आपको यूनिट्स? NFO are sold at the face value, so the investment amount divided by 10 would give the number of units investor has bought allotted within 5 days after the closure of the NFO। यानी कि 5 दिन के अंदर, NFO के खत्म होने के 5 दिन के अंदर आपको यूनिट्स अलॉट हो जाती है। ऑन गोइंग ऑफर में क्या होगा? सेल्स प्राइस इक्वल टू द NAV। अगर ऑन गोइंग ऑफर है तो NAV के रेट पे आपको मिलेगा। द इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय द सेल प्राइस वुड गिव द नंबर ऑफ द यूनिट्स इन्वेस्टर हैज बॉट। दस एन इन्वेस्टर हु हैज इन्वेस्टेड 12,000 इन ए स्कीम वेयर द एप्लीकेबल सेल प्राइस इज ₹12 विल बी अलॉटेड ये। राइट इशू, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय द राइट प्राइस गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट द इन्वेस्टर हैज बॉट। ठीक है। बोनस इशू, द इन्वेस्टर डज नॉट पे एनीथिंग, द फंड्स अलॉट्स न्यू फंड्स फॉर फ्री। दस in a 1:3 bonus issue the investor is allotted 1 new unit free for 3 units already held by the investor. Since the net asset of the scheme remain the same, only the number of units increases, the NAV will get reduced proportionally and the value of the investor holding does not change as a result of the bonus issue। यानी कि बोनस के इशू होने से NAV पे कोई इम्पैक्ट, ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता अमाउंट, जबकि प्रोपोर्शनलिटी में आपका डाउन होता है बट तो वैल्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। यहां कहने का मतलब ये है। ठीक है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कौन कौन से हो सकते हैं? इंडिविजुअल में रेजिडेंट हो सकता है, एडल्ट, माइनर भी हो सकता है, गार्जियन की नॉमिनी के गार्जियन के को साथ में लेके माइनर भी हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर हो सकते हैं, HUF हो सकता है, NRI हो सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट अब्रॉड, यानी कोई इंडिया का रहने वाला है और वो बाहर रह रहा है जाके। नॉन इंडिविजुअल में कौन कौन हो सकते हैं? कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, ट्रस्ट,
ट्रस्टीज ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट, पार्टनर्स, एओपी, बीओआई, बैंक्स, एफपीआई। ठीक है, यानी कि सिर्फ आप इंडिविजुअल नाम से म्यूचुअल फंड नहीं परचेज कर सकते, कंपनी को अगर अपने नाम से परचेज करने, जैसे कि कोई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो अपने नाम से भी म्यूचुअल फंड परचेज कर सकती है। ठीक है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो परचेज करते हैं, ट्रस्ट परचेज करते हैं, पार्टनरशिप फर्म के नाम से ले सकते हो, मतलब ये सब चीजें भी आपकी पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड परचेज करते हो, फॉर्म में क्या क्या भरा जाएगा आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है। ठीक है, यूनिट होल्डर की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, स्टेटस ऑफ द होल्डर, केवाईसी की डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, इन्वेस्टमेंट, मतलब ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जब आप अपना किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे तो वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पर आएगी। ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टर्स, मंथली स्टेटमेंट मिलेगी, एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगी, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, ये अकाउंट स्टेटमेंट एक इन्वेस्टर को मिलती है टाइम टू टाइम अपडेट रहने के लिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद म्यूचुअल फंड क्या क्या हो सकती है? इनिशियल परचेज, जो हम स्टार्टिंग में परचेज करते हैं एनएफओ के थ्रू ले या फिर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ले। ठीक है, चलो एडिशनल परचेज, यानी बीच में हमें लगता है कि यार और परचेज करने चाहिए, तो वो आपकी एडिशनल परचेज होगी। एसआईपी में आपकी मंथली बेसिस पे कटती है, वो भी एक तरीके से एडिशनल परचेज है जो कि हर मंथ आपकी क्रेडिट होकर बढ़ती रहती है। रीपरचेज ऑफ यूनिट्स, द रीपरचेज प्राइस इज द एप्लीकेबल एनएवी लेस एग्जिट लोड। रीपरचेज ऑफ यूनिट्स हम किसके यहाँ के बिहाफ पे बात कर रहे हैं? यहाँ पे अगर हम अपना सेल कर रहे हैं, एज इन्वेस्टर के हिसाब से सोचो तो सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या अमाउंट मिलेगा? एनएवी माइनस एग्जिट लोड। ठीक है, स्विच, ए स्विच इज द रिडेम्पशन फ्रॉम वन स्कीम एंड ए परचेज इनटू अनदर कंबाइंड इनटू वन ट्रांजैक्शन। अगर आप एक स्कीम से बेच के दूसरी स्कीम में एंट्री ले तो उसको स्विच बोलते हैं। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होती है? नॉमिनेशन करते हो, नॉन फाइनेंशियल है। प्लेज करते हो, वो भी नॉन फाइनेंशियल है। डीमेट अकाउंट में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो अपने फिजिकल को डीमेट में कर रहे हो, वो भी नॉन फाइनेंशियल है। चेंज इन फोलियो डिटेल्स, ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल। चेंज इन बैंक अकाउंट डिटेल, ये भी नॉन फाइनेंशियल, जिसमें कोई फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं हो रहा आपका और आप सिर्फ एक जानकारी चेंज कराना चाहते हो, कुछ इस तरह की चीज़ है। इसमें पैसे के बारे में बात नहीं हो रही, नॉमिनी चेंज करा रहे हो, बाकी कोई भी चीज़ हो रही, तो वो सब नॉन फाइनेंशियल्स में आपकी आएगी। पेमेंट मैकेनिज्म, क्या क्या पेमेंट हो सकते हैं मैकेनिज्म? इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हो, यूनिफाइड पेमेंट यानी यूपीआई से कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म बने हुए, एप्लीकेशन सपोर्ट, ये एसबा होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, इसके बारे में हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, ई वॉलेट्स, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी, वन टाइम मैंडेट, कैश ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, देखो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या आएगा यहाँ पे? देखो, ये तो आपकी बेसिक चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कैसे इंपॉर्टेंट है अभी बात कर लेते हैं। कैश में आप कितना म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हो? म्यूचुअल फंड यूजुअली डू नॉट एक्सेप्ट कैश। कैश ट्रांजेक्शंस आर अलाउड फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स हु मे नॉट बी टैक्स पेयर्स, यानी कि जो टैक्स पेयर नहीं है उससे आप कैश में ले सकते हो। एंड मे नॉट हैव पैन बैंक अकाउंट, यानी उसके पैन कार्ड भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं, सच एज फार्मर, स्मॉल ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, वर्कर्स फॉर द म्यूचुअल फंड स्कीम। यूनिट ऑफ ₹50,000 पर इन्वेस्टर पर म्यूचुअल फंड पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक बंदा ऐसा उसके पास में ना ही कोई पैन कार्ड है ना ही कोई बैंक अकाउंट है, तो आप उसके लिए भी म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हो कैश में। ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट है मैक्सिमम 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर पर इन्वेस्टर। ठीक है, यानी कि किसी की 10 लोगों की फैमिली है तो आप उन 10 लोगों के अलग अलग नाम से, अगर उनकी कोई भी उनमें टैक्स पेयर नहीं है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं, किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनको 50 यानी 5 लाख रुपए सालाना के आप उनको म्यूचुअल फंड दे सकते हो कैश में। ठीक है, क्लियर? आगे चलो, कट ऑफ टाइम एंड टाइम स्टैंपिंग। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट, जो कि आप के एमसीक्यू में 100% आएगा। इक्विटी ओरिएंटेड एंड अरे कहाँ जा रहा है? इक्विटी ओरिएंटेड एंड डेप्ट फंड अगर है तो कट ऑफ टाइम क्या होगा उसका? 3 बजे, यानी 3 बजे एनएवी ऑफ द बिजनेस डे। कट ऑफ टाइम का हमें यूज़ क्या होता है? कट ऑफ टाइम का आपको यूज़ होता है कि जैसे कि मैं आज चलती मार्केट के बीच में म्यूचुअल फंड परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किस रेट पे परचेज करूँगा
क्योंकि वो रेट तो फ्लक्चुएट हो रहे हैं मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यानी कोई एक टाइम डिसाइड करो कि उस टाइम पे जो एनएवी होगी उस टाइम पे आपको मिलेगा, तो इसलिए कट ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर इक्विटी ओरिएंटेड एंड डेप्थ फंड है तो 3 बजे का उसका कट ऑफ टाइम होता है। वो 3 बजे किसका, कौन से दिन का NAV of the business day on which the funds are available for utilization without availing of any credit facility before the cut-off time of that day is applicable। यानी कि जिस दिन भी म्यूचुअल फंड आपके द्वारा दिए गए पैसे को यूज करने में सक्षम है, उस दिन 3 बजे जो भी NAV होगी वो एप्लीकेबल होगी। यानी मतलब मैंने रात को 9 बजे परचेज किया, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड के पास अगले दिन आया तो ठीक है, अगले दिन आया तो वो उसको यूज करने के लिए सक्षम हो गए, तो उस दिन की 3 बजे जो भी प्राइस NAV होगी उस रेट पे आपको अलॉट होंगे। क्लियर? ठीक है, मैंने फ्राइडे को परचेज किया, सैटरडे संडे छुट्टी थी, मंडे को अवेलेबल हुआ, तो यानी किस दिन के लगेगी आपके NAV? मंडे को 3 बजे। क्लियर? क्लियर। लिक्विड फंड है तो 130, ठीक है, ये किस दिन? इफ एप्लीकेबल रिसीव्ड अप टू द कट ऑफ डे ऑन अ डे फंड्स आर अवेलेबल यूटिलाइजेशन बिफोर द कट ऑफ टाइम विदाउट अवेलिंग द क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, चलो ये भी क्लियर आपका। इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अप टू द कट ऑफ ऑन अ डे एंड फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन बिफोर द कट ऑफ टाइम, यानी कि 1:30 बजे का कट ऑफ टाइम है, तब तक फंड अवेलेबल है, ठीक है, द क्लोजिंग NAV of the day immediately preceding the day of the receipt of the application is applicable। यानी कि आज मार्केट खुली हुई है, ठीक है, और मैंने आज की डेट में 10:30 11 बजे आपको दे दिया, यानी कि 1:30 बजे से पहले पहले दे दिया, तो पिछले दिन का 1 डे बिफोर पहुंचना है, ठीक है, 1 डे बिफोर पहुंचना है, उसकी क्लोजिंग NAV एप्लीकेबल होगी। ठीक है, क्लियर। अगर लिक्विड फंड है तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड, डेब्ट फंड अदर देन लिक्विड फंड, रिडेम्पशंस एंड स्विच फंड्स 3 बजे, रिडेम्पशन की भी 3 बजे, परचेज की भी 3 बजे है। लिक्विड फंड्स रिडेम्पशंस में 3 बजे, अगर रिडीम कर तो ये तो होगी परचेज की बात 130, 3 बजे हो गया आपका आपका 3 बजे हो गया आपका रिडेम्पशन में, ठीक है, और वही इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो टाइम स्टैंपिंग। टाइम स्टैंपिंग क्या होता है? ये टाइम स्टैंपिंग आपकी कट ऑफ टाइम के दौरान आपके एप्लीकेशन रिसीव हुई या नहीं हुई, ये सब चेक करने के लिए टाइम स्टैंपिंग की जाती है। टाइम स्टैंपिंग इस तरीके से क्या था, पहले स्टैंपिंग का मतलब होता है मोहर लगाना, तो टाइम की मोहर लगाना कि आपकी इस टाइम को आई है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, समझ लो। टाइम स्टैंपिंग बेसिकली जो एक आम भाषा में बात है वही है टाइम की मोहर लगाना। ठीक है, कौन लगाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आपके उसमें पूछा जा सकता है। म्यूचुअल फंड डिस्क्लोज ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड देयर एड्रेस इन द सेड इन देयर वेबसाइट। ऑल ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट नीड टू बी सबमिटेड एट द OPOAS। The time stamping on the transaction requested done at the official point of acceptance। यानी जो official points of acceptance होते हैं वो time stamping करते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर। KYC रिक्वायरमेंट फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। KYC तो लगेगी भाई, अगर आप म्यूचुअल फंड परचेज करने हैं, आप 1 रुपए का भी अगर म्यूचुअल फंड परचेज करोगे तो आपके ऊपर KYC एप्लीकेबल होगी, यानी कि आपके बारे में पता होना कि नो योर कस्टमर, यानी म्यूचुअल फंड को आपके बारे में पता होना मैंडेटरी है, आपकी KYC मैंडेटरी है। ठीक है, अप्लाइज टू ट्रांजैक्शन सच एज न्यू, अगर न्यू परचेज कर रहे हैं, एडिशनल परचेज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हो, SIP कर रहे हो, STP कर रहे हो, DTP कर रहे हो, तो आपकी KYC मैंडेटरी है। ठीक है, KYC के डॉक्यूमेंट क्या है? पैन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, पैन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। KYC भी बताई गई UIDAI के थ्रू, यानी कि अगर आपके पास आधार OTP देखे आप KYC भी करा सकते हो। चलो क्लियर।
क्लियर, यानी इजी हो गई आज के टाइम में केवाईसी आधार ओटीपी से। चलो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है आपको पता है, हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट कटेगी, उसको बोलते हैं एसआईपी। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, आपने एक लमसम में अमाउंट डाल दिया और आप क्या चाहते हो कि इसकी जो रिटर्न है मुझे एक सिस्टमेटिक वे में मिलती रहे, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, यानी कि एक स्कीम से दूसरी स्कीम में आपका अमाउंट पैसा ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ट्रांसफर ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान। Transfer of income distribution cum capital withdrawal plan is a facility that allows investor to invest the dividend earned in a mutual fund investment another scheme of the same mutual fund। ठीक है, यानी कि जो भी डिविडेंड मिलेगा उस पर्टिकुलर स्कीम से वो उसी म्यूचुअल फंड की अदर स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये वो प्लान है। स्विच इज रिडेम्पशन फ्रॉम वन स्कीम एंड परचेज इनटू अनदर कंबाइंड इनटू वन ट्रांजैक्शन, यानी एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाना भी स्विच बोला जाता है, ठीक है। इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन टर्न अराउंड टाइम्स, यानी कि क्या है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पे से। एनएवी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये डेली बेसिस पे होती है। म्यूचुअल फंड स्कीम की जो आपको यूनिट्स अलॉट होती है और पैसा रिफंड होता है वो 5 दिन के अंदर अंदर एनएफओ के हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। रीओपनिंग एंड ऑनगोइंग सेल ऑफ रीपर्चेज ओपन एंडेड स्कीम, ये भी 5 दिन के अंदर। डिस्पैच ऑफ डिविडेंड वारंट्स टू इन्वेस्टर विद इन 15 डेज। डिस्पैच ऑफ रिडेम्पशन रीपर्चेज विद इन 10 वर्किंग डेज। देखो ये सब आप रट लो, समझ लो। मेनली मुझे इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला लगता है कि आपके एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्यों रटना पड़ेगा आपको, मैं समझा नहीं सकता इसको ना, कोई भी नहीं समझा सकता इसको, तो याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। अरे वाह, ये भी चैप्टर कंप्लीट, इसको 20 मिनट लग गए। चलो, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेट एसेट वैल्यू स्कीम आफ्टर द डिविडेंड। आफ्टर डिविडेंड क्या लेवल होता है, एक्स डिविडेंड बोला था मैंने, बोला था ना, बोला था, याद करो, ठीक है। एट व्हाट प्राइस आर द बोनस यूनिट्स इशूड टू द यूनिट होल्डर। द बोनस यूनिट आर अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस इशू तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉरेन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन इंडियन म्यूचुअल फंड स्कीम प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लीटेड केवाईसी फॉर्मेलिटीज। केवाईसी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद आप म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हो। आप कहोगे बाकी आप ऑप्शंस क्यों नहीं पढ़ रहे, बाकी ऑप्शंस आप पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपको जो सही आंसर है उसको जस्टिफाई करके बता रहा हूँ कि ये क्यों है, ठीक है। जैसे कि ये है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम। नहीं, ये तो गलत है बात, मैंने आपको बताया था ना कौन कौन परचेज कर सकता है। इंडिविजुअल में कोई भी कर सकता है, एनआरआई कर सकते हैं, एचयूएफ कर सकता है, कंपनीज कर सकती है, ट्रस्ट कर सकती है, सोसाइटी कर सकती है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। चलो, उसकी केवाईसी होनी चाहिए। हुज केवाईसी नीड्स टू बी कंप्लीट इन केस ऑफ एप्लीकेबल बाय माइनर के केस में किसकी केवाईसी होगी, गार्जियन की, क्यों गार्जियन की केवाईसी कराकर ही माइनर परचेज कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू केवाईसी फॉर्म्स। प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्यों, आइडेंटिटी प्रूफ भी चाहिएगा, एड्रेस प्रूफ भी चाहिएगा, ठीक है, क्लियर। फोन आ रहा है किसी का, एक सेकंड इसका फोन काट देते हैं क्योंकि अभी एंड चल रहा है, ठीक है। एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट थ्रू डीमैट एएमसी आस्क फॉर केवाईसी रिक्वायरमेंट, ठीक है। केवाईसी के लिए एएमसी थोड़ी ना बोलते हैं। एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट थ्रू डीमैट एएमसी आस्क फॉर केवाईसी रिक्वायरमेंट। केवाईसी की रिक्वायरमेंट आपकी है, ठीक है, वो आपकी केवाईसी होती है सेबी की नज़र में, ठीक है। एएमसी आपको एप्लीकेशन फॉर्म देगा, सब कुछ देगा, 1 रुपए का भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो केवाईसी नो योर कस्टमर वाला जो आपका काम कंप्लीट होगा वो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। केवाईसी इज कंपल्सरी फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट। आप यानी कोई भी 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी केवाईसी होगी। केवाईसी रिक्वायर्ड फॉर सबके लिए। केवाईसी रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टर मोर देन नीडेड फॉर ए सिंगल रुपी इन्वेस्टमेंट। आपको बता, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन म्यूचुअल फंड ऑफर द सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ एसआईपी एसटीपी, ठीक है। ये वही है ना, रेगुलर पेमेंट कर रहे हो आप या रिसीव करनी है तो एसआईपी एसटीपी तो होगी ना उसके लिए। चलो, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर विद ए स्कीम। ग्रोथ ऑप्शन भी है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है, डिविडेंड पेमेंट, ऑल ऑफ द अबव। एन इन्वेस्टर अंडर डेप्ट स्कीम हु वांट्स टू कैश एट रेगुलर इंटरवल सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, मैंने आपको समझा दिया ये। इन अ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर ए म्यूचुअल फंड स्कीम द न्यू यूनिट्स आर री इन्वेस्टेड इन एक्स डिविडेंड एनएवी, ठीक है,
क्लियर। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, एक्स डिविडेंड एनएवी, यानी कि डिविडेंड देने के बदले में जो आपको यूनिट्स अलॉट हुई उसके बाद जो एनएवी आएगी तो उसको बोलेंगे एक्स डिविडेंड एनएवी। मैंने आपको ये समझा दिया। आपको यार इतनी जल्दी जल्दी आप क्यों समझा रहे हो ये? भाई मैं आपको ना बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक समझा चुका। अब आप रिलेट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी एक एक चीज, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको ध्यान से सुनना, समझना, आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे करके आपका चैप्टर कंप्लीट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।